स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमें एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि एक वेरिएबल को उठाना है और दूसरी इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी, दूसरी दे दी x + 2y = 3। तो जो आपको इजी लगे वहाँ से x या y की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर x की वैल्यू उठाना चाहें तो इजी उठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम इजीली देखो, इक्वेशन 1 से भी x की वैल्यू उठा सकते हो, y की वैल्यू उठा सकते हो, ये आपके ऊपर है। जो आपको ईजी लगता हो वहाँ वो वैल्यू वहाँ पर आपको उठानी है, वो वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिसके सामने कोई कोफिशिएंट ना हो ऐसी वैल्यू चुनते हैं, ऐसा वेरिएबल ढूंढते हैं। तो इसके सामने कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसको ढूंढा हमने। सो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 3 - 2y आई। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बनी। सो अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इक्वेशन, 3rd इक्वेशन टू 1st इक्वेशन, ठीक है। अब ये आपने दो इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन बनाई है, तो 2 में नहीं रख देना इसको, ठीक है। इसको रखना है कहाँ पे, 1st इक्वेशन में रखना है। सो 1st इक्वेशन में रख दो, तो ये हो जाएगी देन 1st इक्वेशन बिकम्स, हमारा मकसद क्या है कि दो वेरिएबल से एक वेरिएबल बनाना है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल से हम इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। सो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। 7 × x की वैल्यू कितनी है, 3 - 2y - 15y = 2। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल में हो गया, y में हो गया अब ये, तो इसको सोल्व करना इजी है। 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14y - 15y = 2। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर लेके आ जाओ, 21 - 2 = 14, 15 हो जाएगा 29y। सो यहाँ पे बचेगा 19 = 29y। सो y की वैल्यू आ जाएगी 19/29, ठीक है। सो y की वैल्यू आ गई आपकी 19/29y। अब क्या करेंगे, ये 19/20y जो वैल्यू आई है आपकी, इस वैल्यू को, क्योंकि x की वैल्यू भी तो निकालनी है, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 3rd इक्वेशन, ठीक है। 3rd इक्वेशन में इसको पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2 × 19/29। सो ये आ जाएगा 57 - 38/29 = कितना बचा भाई, 7 ये आ जाएगा आपका 19/29। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/29 आ गई, ठीक है। अब इसको चेक भी कर सकते हो आप। चेक करने का तरीका क्या है, सॉरी 87 आएगा ना, 29 × 3 = 87, 87 - 38 हो जाएगा 49, ठीक है। सो x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। अब इसको चेक भी कर सकते हो आप। चेक कैसे करना है कि किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए, ठीक है।
अभी देखो इसको जो सिंपल हो उसमें पुट करेंगे। सो मैं ले लेता हूँ ये सेकंड वाली में थोड़ा कैलकुलेशन कम है, सो इसको ले लेते हैं। एक्स की जगह पे क्या रखना है 49/y, सो 49/29 रख दिया एक्स की जगह पे, प्लस वाई की जगह पे 19/29, सो 19 टू ज़ा 38/29, ठीक है। कितना हो गया भाई ये 87/29, सो ये आ गया 3 क्या है आपकी राइट हैंड साइड है, 3 राइट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो आंसर किया है, आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक है क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है कि एक एक्स या वाई कोई भी एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, ओके। अभी इसके बाद बात करेंगे हम एक इलिमिनेशन मेथड का, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें से क्या होगा, आपको 2 में से एक वेरिएबल आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, ठीक है। सो ये कह रहा है कि रेशो क्या है उसका 9:7 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 200 रुपीज़ पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है। सो लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ द 2 पर्सन्स बाई, अब देखो उनका जो इनकम है कितना है, इनकम का रेशो कितना है 9:7, इनकम का रेशो दिया है 9:7, और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया है, ये दिया है 4:3, ठीक है। सो देखो 9:7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेशो को लिख सकता हूँ मैं 9x और 7x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को एक से ही, ठीक है। सो 9x और 7x, तो ये रेशो हो जाएगा। एक्सपेंडिचर को क्या करें, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें ये हो जाएगा 9x 7x, और ये दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं एक y, तो एक्सपेंडिचर का रेशो हम मान लेते हैं 4y और 3y, ठीक है, ओके। सिंपल है, पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखो वो कहता है कि दोनों की जो सेविंग है, मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। सेविंग क्या होती है भाई, सेविंग होती है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो, जो बचेगा वो सेविंग होगा, है ना। सो सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर करें सो क्या बनेगी, हमारी सेविंग बनेगी, ठीक है। देखो ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत ही बड़ा इसका मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इसका, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, 10th क्लास में। आपकी जो डे टू डे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं जो इससे सोल्व हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हो जाएगा सेविंग। सो इनकम कितना है भाई, इनकम इसका 9x है और एक्सपेंडिचर 4y है, और सेविंग कितना है, दोनों का सेविंग 2000 रुपीज़ है, दोनों का सेविंग है 2000 रुपीज़। तो पहले की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये भी इतनी सेविंग कर रहा है। और दूसरे की क्या बनेगी, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। 2 इक्वेशन यहाँ पे बन गई है, ओके। अब इन 2 इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का मेथड हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम इलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं। सो इलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुन लो। यहाँ पे क्या करना है हमें कि या तो y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है, किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे एलिमिनेट कर देना है। सो कैसे एलिमिनेशन होगा वो देख लो। अगर इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसमें तो इसके वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इसके वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 4 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो 12y हो जाएगा, और 3 में अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा। सो ऐसा लिखेंगे अभी, तो क्या करेंगे हम, अब हमें अगर मल्टीप्लाई इसमें करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 3
in one first equation and multiplying by 4 in second equation, then equation becomes, अब इसमें किसका 3 का मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। ठीक है, तो ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा आपने, सो 4 7 जा 28x, 28 माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब देखो दोनों इक्वेशन को हमें माइनस या प्लस करना है, तो अगर हम इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, देखो दोनों का साइन सेम है, हमें इसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो एलिमिनेट हो जाएगा 12। ठीक है, सो माइनस करा हमने, माइनस कर दिया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 12y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, तो क्या बचेगा 27x माइनस 28x, तो बचेगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2000। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2000। ओके, अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो सेम वे में जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू इसमें पुट करी थी, वैसे ही हम इसमें अब ये x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलिमिनेशन मेथड समझ आया। एलिमिनेशन में हमें कोई भी एक वेरिएबल जो हमें इजी लगे, यहाँ पे x को भी एलिमिनेट कर सकते थे, बट इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, सो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो छोटा सा लेते हैं, कोई भी जो छोटा सा मल्टीप्लिकेशन हो उसको हम चूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली, फिर x की वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको हमें वेरीफाई भी करना है, आंसर भी चेक कर सकते हैं अपना हम यहाँ पे। तो x और y की जो वैल्यू आएगी उसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती है। ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी 2000, y की वैल्यू आई यहाँ पे 4000। ठीक है, y की वैल्यू आई यहाँ पे 4000। सो अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कितनी है भाई, मंथली इनकम इसकी 9x है और इसकी 7x है। ठीक है, सो x की वैल्यू इसमें रख दो, सो ये हो जाएगा 18,000 और इसकी हो जाएगी 14,000। सो खाली x की वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू नहीं पूछा उसने, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है। ठीक है, सो दिस मेथड इज नोन एज द एलिमिनेशन मेथड। सिंपल है, कर सकते हो। एग्जाम्पल 13 है। और ओके, अब यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ और देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे आपके कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका इस तरह का होगा, जनरल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन होगा आपका नंबर से रिलेटेड। ठीक है, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसमें क्या है, आपको पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, सो इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं कि नंबर रिलेटेड क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाना है। बाकी सॉल्यूशन तो आप कैसे भी कर सकते हो। सो नंबर की बात करें, अगर जैसे 2 डिजिट का नंबर है, सो 2 डिजिट के नंबर में एक तो होती है 1 डिजिट, जैसे मान लेते हैं ये x है और ये y है। ठीक है, 2 डिजिट होंगी उसमें x और y। तो अगर इसको नंबर में लिखना है हमें, देखो जैसे आप मान लेते हैं 62 लिखते हो, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, 60 + 2, यानी कि 6 का 10 में मल्टीप्लाई करा प्लस 2 लिखा हमने। ठीक है, तो ये 1s प्लेस पे है और ये 10s प्लेस पे है। तो इसका अगर हमें एक्सपेंशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 10x + y लिखेंगे। अब अगर इसको रिवर्स कर दें डिजिट को, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर yx हो जाएगा। तो yx को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10y + x। मतलब जो नंबर 10th प्लेस पे रखा है उसमें 10th प्लेस पे जो नंबर रखा है उसमें 10 की मल्टीप्लाई होती है, और जो 1s प्लेस पे उस नंबर को उसमें ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कंसेप्ट है बस। अभी इस पे बेस्ड आपका एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। देखो हम मान लेते हैं कि लेट अस से आवर नंबर इज XY। ठीक है, कोई नंबर है हमारा जिसका जो नंबर है XY, यानी कि Y उसकी जो है
वंस डिजिट है और एक्स टेंस डिजिट जो है वो हमारी एक्स है। तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, देन नंबर इज 10x प्लस वाई, है ना, ये बन जाएगा। और अगर रिवर्स कर देंगे इसके डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स इट बिकम्स yx दैट इज 10y प्लस एक्स। अब के y में इसकी डिवीजन वो हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है वो, फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा है कि अगर भाई दोनों को ऐड कर दें, मतलब अगर ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर जो रिवर्स डिजिट करके बनाई है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो नंबर क्या आता है हमारा 66 बन जाता है। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया और 66 लिख दिया। 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x प्लस 10y प्लस y हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 1। ओके, अभी दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है वो, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर x y से बड़ा है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, अगर y बड़ा है तो डिफरेंस हो जाएगा y माइनस एक्स। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, देन x माइनस वाई कितना है 2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर दोगे 1 और 2 को तो y कैंसिल हो जाएगा। सो एडिंग 1 एंड 2 ऐड किया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x इज इक्वल टू 13। सॉरी ये तो 6 आएगा ना, जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई भाई 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो y कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन में रख दो, x इज इक्वल टू 4 यहाँ रखोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। सो y इज इक्वल टू आ गया 2। सो नंबर क्या हो गया आपका, सो नंबर हो गया आपका 42। x की जगह 4 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया। देखो अब आपने क्या माना था, x को ग्रेटर माना है तो नंबर आया 42। अगर x जो है y ग्रेटर हो तब क्या होगा, y ग्रेटर होगा तो ये आप खुद करो, तो तब इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स बनेगी इक्वेशन, क्योंकि y बड़ा है। सो तब नंबर बनेगा 24। सो दोनों ही आंसर ठीक है, नंबर जो है आपका 42 भी हो सकता है 24 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने अब वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं, एक हो सकता है 42 और एक हो सकता है 24। कई बार क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है बहुत टिपिकल हो जाती है, तो बहुत टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान मेथड है। ठीक है, सो मेथड को समझ लो, इसको यहाँ पे रटना नहीं है। कुछ बच्चे x की वैल्यू इसी तरह रट लेते हैं, b1 c2 b2 c1, ये फार्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, मैथ्स में बच्चों फार्मूले नहीं होते, मैथ्स में कंसेप्ट होते हैं। तो फार्मूलों से अपने दिमाग को ना भरें, कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, फार्मूले नहीं होते कुछ भी, कंसेप्ट समझना है आपको। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, पहले इस कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे इसको याद कैसे रखना है। देखो याद रखने का तरीका क्या है कि x लिखो, सबसे पहले x लिखोगे तो x को आप हाइड कर दो,
ठीक है। x को हाइड करोगे तो क्या कोफिशिएंट बचेंगे, b1 b2 c1 c2। तो यहाँ एक लाइन खींची, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे x को हाइड कर लिया, y के कोफिशिएंट b1 b2 और कांस्टेंट कोफिशिएंट c1 c2 लिख लिए। सो b1 b2 यहाँ लिख लिया, c1 c2 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब जब y अब इसको कंटिन्यू में लिखते हैं, तो जो आपने लास्ट लिखा था वो आगे वाले में भी लिखेंगे। तो c1 c2 पे लास्ट किया था, c1 c2 पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब y को हाइड करो, क्योंकि y लिख रहे हो तो y को हाइड करा तो क्या बचा, a1 a2 बचा, a1 a2 हमने यहाँ लिख लिया। अब a1 a2 को फिर कंटिन्यू किया और अब कांस्टेंट को रख लेंगे। सो क्या बचेगा, b1 b2 बचेगा। तो b1 b2 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा समझ लो। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, b1 की c2 में और b2 की c1 में, और दोनों को माइनस कर देते हैं। पहले b1 की c2 में मल्टीप्लाई करी, b1 c2, फिर b2 की c1 में मल्टीप्लाई करी और दोनों को कर दिया हमने माइनस, इज इक्वल टू। ये 3 रेशो हमने बनाए हैं, ठीक है। y अपॉन, फिर सिमिलरली इसकी इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इसमें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, रेशो 1 को उठाया और रेशो 3 को उठाया। तो रेशो 1 कौन सा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू रेशो 3 है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको इस वाले नंबर को हम कहाँ ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करेंगे, अब ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला रेशो उठाएंगे। तो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसको जो है अरेंज कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका y। तो यहाँ सिंपली क्या है, हम कि इन वैल्यूज़ को रखते हुए ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इतनी सी ही कैलकुलेशन है, ठीक है। सो कहीं पे अगर ज़्यादा टिपिकल वैल्यूज़ हैं, b1 b2 c1 c2 ये टिपिकल वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ ये मेथड समझना है। क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो इस मेथड का यूज़ करते हुए, ओके। सो अब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आपके मेथड जो है कंप्लीट हो जाते हैं। यही मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 है आपका। सो एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो 2 इक्वेशन उसने दी है, 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दे दी उसने, और ये पूछ रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा। इसका सॉल्यूशन कैसा दिया उसने, यूनिक सॉल्यूशन दिया है, यूनिक सॉल्यूशन। सो p का वैल्यू पूछ रहा है वो कि क्या होगा। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग 2 इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू p, c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी देखो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन दोनों का होगा तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आएगा। सो a1 अपॉन a2 क्या है, a1 है 4, a2 है 2, इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि p/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कि p इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो अगर p की वैल्यू 4 नहीं होगी, 4 को छोड़ के p की वैल्यू कुछ भी होगी, उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 15। सो p की वैल्यू 4 छोड़ के चाहे कुछ भी रख दो आप, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। देखो बच्चों, जो थोड़ी टिपिकल सी प्रॉब्लम होगी मैं कर दूंगा, जो सिंपल प्रॉब्लम होगी आपको खुद करना है उसको। इससे क्या आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्वेशन दी है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन उसने दी है kx प्लस 3y
माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दी है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर है 2। बच्चों अब फिर वही लिख लेंगे कि कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद में क्या मिला, a1 की वैल्यू ki, b1 की वैल्यू 3i, c1 की वैल्यू माइनस k माइनस 3i, a2 की वैल्यू 12i, b2 की वैल्यू ki और c2 की वैल्यू माइनस ki। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसके पास कितना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है कि लाइन कोइंसिडेंट होंगी। और लाइन कोइंसिडेंट कब होती है, जब लाइन सेम होती है। सेम मतलब a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। ठीक है, इसको रख दो, a1 a2 क्या है, k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3/-k। ठीक है, अब कोई भी दो रेशो को ले लो आप, इस रेशो को पकड़ लो और इस रेशो को पकड़ लो। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि इस रेशो को ले लो, इस रेशो को ले लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, दो रेशो ले लिया हमने, k/12 इज इक्वल टू 3/k, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। सो k² इज इक्वल टू 36 या k² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा k² माइनस 6² इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा k माइनस 6, a² माइनस b² का फॉर्मूला, a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। ठीक है, इसको देखो यहाँ से भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बच्चों के लिए सॉल्व किया है। इसको डायरेक्टली भी यहाँ से लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, सो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6 आ गई। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और इसको थर्ड रेशो में रख के भी आप इसको सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। सेकंड और थर्ड रेशो अगर लोगे तो उससे भी k की वैल्यू 6 आएगी। ओके, अभी एक वो देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड रेशो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से k की वैल्यू आ गई 6। अब सेकंड और थर्ड रेशो पकड़ लेते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशो, क्योंकि हमें तो क्या है, तीनों में वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो ये आ गया आपका 3/k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3/-k, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। सो 3/, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, k की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, 3k इज इक्वल टू k की मल्टीप्लाई उसमें k² और माइनस 3k। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सबको इधर उधर लेके चले जाओ, इधर बचेगा 0, k² माइनस 6k। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं k² माइनस 6k इज इक्वल टू 0, k यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से k की दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई और एक 6 आ गई। अब कौन सी वैल्यू दोनों में कॉमन है, 6 वैल्यू दोनों में कॉमन है। ठीक है, सो हैंस k इज इक्वल टू 6 जो है विल गिव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, विल गिव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर k की वैल्यू -6 हो जाएगी तो ये वाला रेशो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट ये वाला रेशो सेटिस्फाई नहीं होगा। तीनों रेशो सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी जाके वो प्रूव होगा कि k की वैल्यू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5। 3.5 आप खुद करेंगे, कोई डाउट आते हैं तो पूछ सकते हो। उसके बाद आती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो कुछ इक्वेशन ऐसी भी होंगी जो आपको सिंपली लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी, बट आपको उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने का मेथड है, वो मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ कि कई बार क्या है, इक्वेशन एक एग्जांपल देख लो, सबसे इजी है। कई बार इक्वेशन इस तरह दी होंगी, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2।
देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में उसमें आ रहा है, डिवीज़न में आ रहा है। तो ये इसको पहले सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, लेट 1/x को मान लेते हैं p और 1/y को मान लेते हैं q। इसको p और q मान लिया हमने। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन 1 and 2 बिकम्स, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, देखो 1/x की जगह पे p रख दो तो ये हो जाएगा 2p + 3q = 13। इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 5p - 4q = -2। इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। देखो बच्चों, इसको सोल्व कर सकते हैं हम इजीली, है ना। सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। p और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो अब क्या करना है, वो मैं फाइंड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि p की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 2 और q की वैल्यू आ जाती है 3। p की वैल्यू 2 आ गई, q की वैल्यू 3 आ गई। कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज़ कर सकते हो। सो p की वैल्यू 2 आ गई, q की वैल्यू 3 आ गई, बट हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। सो p क्या है, p है 1/x = कितना है 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1/2 आ गई। q की वैल्यू क्या है, 1/y है, 1/y मतलब 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन में हमें इसको सोल्व कर लेना है, ओके। अभी कुछ और देख लेते हैं, कुछ और टिपिकल सी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। सो और भी देख लेते हैं एक प्रॉब्लम। एक इक्वेशन दी है आपको 5/x - 1 + 1/y - 2, ये दिया एग्जाम्पल नंबर 18 = 2, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो बच्चों देखो, यहाँ क्या करना है हमें कि x - 1 देखो 1/x - 1 की जगह p रख देंगे और 1/y - 2 की जगह q रख देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी, इक्वेशन 1 हो जाएगी 5p + q = 2। इक्वेशन 3 बन जाएगी, इसको क्या लिख देंगे, c हो जाएगी 6p - 3q = 1। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद में pq की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, क्या आती है, p की वैल्यू 1/3 आई, q की वैल्यू 1/3 आई, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग p = 1/3 और q = 1/3, ठीक है। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। सो p = 1/x - 1 = 1/3। सो इसको सोल्व कर लेंगे, 3 इधर चला जाएगा, ये इधर, तो 3 = x - 1। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सिमिलरली q = 1/y - 2 = 1/3, मल्टीप्लाई किया तो 3 = y - 2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई, ठीक है। सो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं, उनको इस तरह से सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है कि बोट से रिलेटेड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 19 के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बोट से रिलेटेड होंगे कि एक बोट आपकी कहाँ जा रही है, रिवर के अंदर फ्लो कर रही है। सो वहाँ पे दो चीज़ें होंगी, देखो एक होगी रिवर, एक होगी बोट। तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और बोट भी इसके साथ वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन 1 है। दूसरी कंडीशन क्या है कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और बोट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। सो अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो उसको बोलते हैं विद स्ट्रीम, कि बोट इज फ्लोइंग, बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। सो
यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। जो रिवर जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम मतलब रिवर का जो पानी है उसका फ्लो और बोट का फ्लो अगर सेम हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, और अगर दोनों का फ्लो डिफरेंट हो तो उसको कहते हैं हम अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखो ये चीज़ कि अगर स्ट्रीम का फ्लो का जो रेट है, अगर उसका स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है और इसका y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर है, ये y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अभी एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बताओ कि अगर आप साइकिल से जा रहे हो और सामने से हवा चल रही है तो क्या होगा, आपकी स्पीड घट जाएगी या स्पीड बढ़ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, स्पीड आपकी कम हो जाएगी अगर सामने से हवा चल रही है तो। मतलब आप जा रहे हो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड डायरेक्शन के अपोजिट में आप अपनी साइकिल चला रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी स्पीड ऐसा लगेगा कि मेरी स्पीड कम हो रही है। बट अगर केस दूसरा हो जाए कि आप स्पीड विंड डायरेक्शन की डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी साइकिल बहुत तेज़ी से जा रही है। तो होता क्या है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी, जो आपकी स्पीड है, वो स्पीड बढ़ जाती है। तो बढ़ कितनी जाती है, x प्लस वाई हो जाती है। मतलब विंड भी आपको उसी स्पीड से लेके जाती है और आपकी साइकिल की स्पीड तो कुछ है ही, तो दोनों की स्पीड बढ़ के जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई। और यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो मान लेते हैं कि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी ना उससे, रिवर से, तो इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, बोट की स्पीड में से आप स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जा रहे हो तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो माइनस करनी पड़ेगी स्ट्रीम की वेलोसिटी से, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है इक्वेशन बनाने में। इक्वेशन बनाना मैं सिखा देता हूँ। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, सो हम सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इज़ x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने स्ट्रीम की स्पीड को y मान लिया और बोट की स्पीड को x मान लिया। ठीक है, सो अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, देखो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, या तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लो या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लो। तो अभी वो कह रहा है कि भाई ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सो अप स्ट्रीम कंडीशन में क्या होगा, अप स्ट्रीम कंडीशन में क्या होगा कि उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड अप स्ट्रीम कंडीशन में देखो इस फॉर्मूले में रखना है हमें। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दो या इस फॉर्मूले में रख दो। स्पीड कितनी है, स्पीड होगी अप स्ट्रीम कंडीशन में, सॉरी अप स्ट्रीम है ना, तो अप स्ट्रीम कंडीशन में स्पीड होगी x माइनस वाई। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दे रहा है वो बोट गोज 30 किलोमीटर, सो 30 किलोमीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है उसने 10 आवर्स, 10 आवर्स में गया है। ठीक है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 को 10 से डिवाइड करा तो कितना आया, 3 आया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या कहता है वो, अब वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम हो गया, फिर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई। अब डाउन स्ट्रीम में जाता है वो 40 किलोमीटर,
ओके सॉरी, ये क्या है कर रहा है, दो काम कर रहा है। देखो पहले वो जा रहा है, तो जाने के टाइम भी उसको कुछ अप स्ट्रीम में जाना है, कुछ डाउन स्ट्रीम में जाना है। तो वो क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर, देखो 30 किलोमीटर का एक सफ़र उसने तय किया और एक सफ़र तय किया 44 किलोमीटर का, ठीक है। सो ये 30 किलोमीटर वो गया अप स्ट्रीम में, ये किस में गया, वो अप स्ट्रीम में, और 44 किलोमीटर गया वो डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, ठीक है। और टाइम कितना लिया उसने, 10 आवर्स। सो टाइम जो लगा उसे वो लगा 10 आवर्स, ठीक है। सो अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस है यहाँ पे 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है उसकी, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी कितनी, x माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। और ये टोटल टाइम कितना है, 10 आवर्स है, ठीक है। ये टाइम ले लिया ना हमने भाई, अप स्ट्रीम में इतना टाइम लिया, डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लिया, और टोटल टाइम उसने 10 आवर्स लिया। सो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है उसने दिया है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है उसने, अब वो कह रहा है कि भाई इट कैन गो 40 किलोमीटर्स इन 13 आवर्स। अभी वो कह रहा है कि भाई अब वो टाइम कितना ले रहा है, 13 आवर्स में क्या करता है वो, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो सेम फैशन में करेंगे, 40 किलोमीटर अपॉन x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या है कि x माइनस वाई को p मान लेंगे, x प्लस वाई को q मान लेंगे। सो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगी 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो वहाँ से p और q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी, फिर वो इक्वेशन में रखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू p, x प्लस वाई इज इक्वल टू q। फिर उसको सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सिंपल है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए खुद छोड़ रहा हूँ, इसको खुद करना है आपको, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.6 में बिल्कुल सिमिलर एक्सरसाइज है, उसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ, ओके। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ये कर लोगे आप, खुद कर लेना इसको। मेन था इसमें इक्वेशन बनाना, कैसे इक्वेशन बनी है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट दिया है, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन दी है उसने, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या, यहाँ तो ऐसा लग रहा है देखने से कि ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें डिग्री 1 होती है। तो 1 बना लेते हैं हम। देखो कैसे बनाना है, डिवाइड कर दो इसे एक्स वाई से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई से डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकंड इक्वेशन को भी। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 6x को xy से डिवाइड करा, 3y को xy से डिवाइड करा,
6xy को xy से डिवाइड करा, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, xy से xy कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी, 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x/xy प्लस 4y/xy इज इक्वल टू 5xy/xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। तो इक्वेशन बन गई 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर बन गई 2। बच्चों अब ये लीनियर, ये आपकी रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गई, रिड्यूस कर सकते हैं इसे लीनियर इक्वेशन में। सो यहाँ से इसको हम रिड्यूस करके यहाँ पे इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। ओके, लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।